Hello everyone, welcome to The Catalyst, and today we will discuss about 8th January current affairs. First and foremost, I want to tell you, if you have not gone through the essay paper which has held on 7th of January, please go through it so that you may have the idea what type of questions UPSC had asked. So you must go through that. Now today we will discuss first and foremost about a सिक्योरिटी लैप्स इन दी पीएम्स विजिट। तो वहां पर हमने पहले भी बात की थी और यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ये लैप्स हुआ है और एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो किस प्रकार से काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किन किन जो अथॉरिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजीज को दी गई है और 2019 का जो अमेंडमेंट था उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ था पंजाब में, और आपको याद आ रहा होगा कि पीएम मोदी सिक्योरिटी अरेंजमेंट विच लेफ्ट हिज कॉन्वॉय स्ट्रेंडेड ऑन फ्लाईओवर, और लगभग 15 से 20 मिनट, वो भी केवल 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान की बॉर्डर, एनीथिंग कुड हैपन देयर, लेकिन यहां पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। और अब सभी जो अकाउंटेबिलिटी है, कौन कौन से ऑफिशियल्स थे जिन्होंने प्रोटेस्टर्स को वहां पर अलाउ किया जबकि उनके लिए क्लियर पाथवे होना चाहिए था, है ना। आपको याद आ रहा होगा जब भी कोई पेशेंट भी इवन उसको दिक्कत आती है और हम जो है एक कॉरिडोर बनाते हैं, और डेडिकेटेड जो बहुत ही इमरजेंट पेशेंट होता है उनके लिए भी कॉरिडोर बनाए जाते हैं, वैसे पीएम के का जो काफिला है वो बिल्कुल सिक्योरली गुजरता है। तो यहां पर क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम लोग बात करें तो an improved protocol for PM's travel and a repurposing the SPG might be necessary। तो यहां पर SPG को किस प्रकार से SPG प्रोटेक्ट करती है, और उसको SPG तो प्रोटेक्ट कर रही है PM को, लेकिन सिक्योरिटी किसके द्वारा दी जाएगी, क्लियरेंस, रोड क्लियरेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, जो स्टेट पुलिस है उसके द्वारा। तो यहां पर देखिए SPG जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, दिस इज रेज्ड इन 1985। कब हुआ था, जो पीएम इंदिरा गांधी जी थी उनका जो असैसिनेशन हुआ है ना, वो उस इवेंट के बाद में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया। जितने भी पीएम, करंट पीएम हैं और उनके जो इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं जो उनके साथ रहते हैं उनको ध्यान रखने के लिए एसपीजीज होती है। इसके अलावा जो फॉर्मर, जो भूतपूर्व पीएम है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एसपीजीज होती है। ऐसा नहीं है सभी वीआईपीज की सिक्योरिटी के लिए एसपीजी लगाई जाती है। तो सिक्योरिटी कवर्स टू प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनको प्रोटेक्ट करता है। एसपीजी कंप्राइजेज ऑफ पर्सनल, कौन कौन से, बहुत ही जो एक्सपर्ट या यूं कह लीजिए जिनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, बहुत ही हैंडपिक्ड, मतलब उनका जो सिलेक्शन है वो सीआरपीएफ से होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से होता है, हैंडपिक्ड होते हैं ये, क्योंकि यहां पर क्या है पूरी तरह से उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, और उसके अलावा जिस प्रकार से कमांडो को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से यहां पर इन्हें जो है रिक्रूट किया जाता है फॉर एसपीजी, है ना। तो बॉडी कौन सी है आप याद रखेंगे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेज। सेंटर इज प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट अरिंग, जो ये गलती हुई थी ऑफिशियल्स के द्वारा, अंडर द प्रोविजन ऑफ एसपीजी एक्ट, दिस कुड एंटेल समन। तो इसमें बुलाया जाएगा और बुलाया जा रहा है। एक्चुअल में 3 डेज के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट को सबमिट होना है, और यहां पर समन किया गया जो भी ऑफिशियल से रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दिल्ली इंस्टीट्यूटिंग अ सेंट्रल लेवल इंक्वायरी अगेंस्ट देम, और स्टेट गवर्नमेंट के भी जो ऑफिसर्स थे पुलिस में उनकी क्या चूक हुई, क्यों उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया, प्रोटेस्टर्स क्यों आ गए। सो प्रोटोकॉल्स आर सेट बाय एसपीजी फॉर पीएम मूवमेंट इन सेक्शन 14 ऑफ एसपीजी। तो यहां पर 14 जो सेक्शन है उसके तहत आता है ये, राइट, जो पीएम का मूवमेंट है। एंड एक्ट मेक द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस टू एसपीजी ड्यूरिंग द पीएम्स मूवमेंट। पीएम का जब मूवमेंट होगा तो स्टेट, तो ये किसके तहत होता है, एसपीजी का जो सेक्शन 14 है उसके तहत। अब देखिए रिसेंटली क्या होता है, यहां पर इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजमेंट आता है, अमेंडमेंट होता है 1985 का जो एक्ट है एसपीजी का,
उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। और क्या है, रिसेंट पार्लियामेंट हैज पास द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट बिल 2019, द एसपीजी विल अमेंड एसपीजी एक्ट 1968। ये सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, ये शायद 1 सेकेंड, यस इट इज 1988। एसपीजी बनी थी 1985 में, लेकिन यहां पर इस बिल में अमेंडमेंट किया गया। तो आई थिंक आपको यहां पर विजिबल भी होगा अच्छे से। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल एम टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑफ वीआईपी ऑन द स्टेट एक्सचेकर। यहां पर देखिए एसपीजी का बर्डन नहीं है वीआईपी का टेक केयर करना, यहां पर स्टेट जो है उसके खजाने से, वहां से उनका खर्चा उठाया वहन किया जाता है। The reduction of SPG coverage will also help elimination of notion of the status symbol attached to it। जिसको SPG मिलेगा उसके साथ अपने आप में एक स्टेटस सिंबल होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं Z क्लास सिक्योरिटी दी जा रही है, राइट, Z प्लस क्लास सिक्योरिटी दी जा रही है। तो ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं, जबकि डेडिकेटेड किसके लिए कर दिया गया है, पीएम की सिक्योरिटी के लिए। The security will be provided only for a period of 5 years to the former prime minister and their immediate family after they leave the office। और ये जो पीएम है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो करंटली वो एसपीजी से कवर नहीं होते होंगे, क्योंकि उनका टेन्योर 2014 में फिनिश हो गया था। नाउ 5 years had been completed, right? The protection to be offered only to PM, फॉर्मर पीएम एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये है पूरा सिक्योरिटी फ्लॉ जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो रखा है ना पूरी तरह से। हम जब बात करें इंडियन सिनेरियो फेडरलिज्म को लेकर यदि बात करें, या फिर हम बात करें कि स्टेट और सेंटर रिलेशन को लेकर बात करें, तो अपने आप में कंट्रोवर्शियल इश्यू अभी बना हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि क्या चाइना अब भी एक डेवलपिंग ही कंट्री है, और क्यों इसका जो डेवलपिंग कंट्री के तौर पे इसका जो पोजीशन है उसे क्यों अभी तक त्यागा नहीं गया है, इसको अभी तक कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए इंडिया भी अपने आप में डेवलपिंग कंट्री है, और जीएसपी जो होता है, जीएसपी जो स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट, जैसे इंडिया को, तो वो हटा दिया गया जीएसपी से भारत को, आपने सुना ही होगा। अब चाइना आज भी डेवलपिंग का नाम लेकर बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, और यूएसए ये कहता है कि इंडिया और चाइना जिस तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, इन्हें डेवलपिंग नेशन का जो एक स्टेटस है वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ का इसमें व्हाट इज द से ऑफ डब्ल्यूटीओ इन दिस। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लैक ए प्रॉपर डेफिनेशन, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है डेवलपिंग नेशंस की। ऑल्दो फिर भी देखिए जो 2/3 मेंबर हैं जो डब्ल्यूटीओ के हैं, राइट, डब्ल्यूटीओ कब बना था, उससे पहले क्या था बता दीजिए, है ना, गैट था, अब डब्ल्यूटीओ है, GATT। तो मेंबर क्लासिफाई देमसेल्फ, तो यहां पर 164 में से 2/3 तो केवल और केवल क्या बोलते हैं कि हम क्या है, डेवलपिंग नेशन है। तो यहां पर हु आर द डेवलपिंग कंट्रीज इन डब्ल्यूटीओ, तो यहां पर मैं आपको सीधा कैलकुलेशन पे बात करूं, मैथमेटिकली बात करूं, तो लो इनकम वाले यदि मैं जुलाई से बात करूं, जुलाई 1 2021, तो 1046 जो GNI है, जो कि कह लीजिए कि पर कैपिटा इनकम, यदि इतने डॉलर पर कैपिटा से कम है तो वो लो इनकम कंट्री है, राइट। उसके बाद 1046 टू 4095 दिस डॉलर पर कैपिटा, इस केस में लोअर मिडिल इनकम, तो इंडिया जो है 1952 अराउंड लगभग इतना डॉलर पर कैपिटा इनकम है, तो ये लोअर मिडिल इनकम में इंडिया आता है। जबकि चाइना का जो है ना वो 10,900 के करीब है, तो ये अपर मिडिल इनकम में आता है, लेकिन एक्चुअल में ये डेवलपिंग नेशन के तौर पे माना जाएगा, लेकिन यहां पर इसको डेवलपिंग नहीं बोला जाता है ना, यहां पर अपर मिडिल इनकम। और फाइनली हाई इनकम कंट्रीज कौन से, यूएसए, कतर वगैरह, 12,695 डॉलर पर कैपिटा से ज्यादा हो। तो ये है एक्चुअल में सिनेरियो। ये जो सिनेरियो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और डब्ल्यूटीओ का यहां पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो यहां पर नो डब्ल्यूटीओ डेफिनेशन फॉर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज
मेंबर खुद अपने आप को themselves whether they developing और developed countries, है ना, जैसे G7 देश हैं वो तो डेवलप्ड है पूरी तरह से, राइट, G7. However, other member can changing the decision on member to make use of provision available to developing countries. होता क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड नेशंस के द्वारा कुछ फंड्स इत्यादि दिया जाता है, एंड जैसे आपने देखा है ना कि स्पेशल स्टेटस मिले स्टेट्स को, जैसे उनकी डिमांड रहती है. इन द सेम वे कंट्रीज डेवलपिंग रहेंगे तो उनको बेनिफिट्स मिलेगा डेवलप्ड नेशंस से, कुछ फंड वगैरह, एनवायरमेंटल हेल्प, एनवायरमेंटल जो फंड है उसमें भी मदद मिलेगी, ओवरऑल टेक्नोलॉजिकली हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो है उसका इंस्टिल ना ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको टेक्नोलॉजी शेयर किया जाता है ना, डेवलप्ड के द्वारा डेवलपिंग को. सो मेंबर अनाउंस देमसेल्व्स वेदर दे आर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज. तो मेंबर अनाउंस करते हैं कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है ना. WTO के पास कोई इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है. हाउएवर अदर मेंबर कैन चैलेंज द डिसीजन, दूसरे मेंबर डिसीजन का चैलेंज कर सकते हैं. यूज ऑफ प्रोविजन अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, चैलेंज जैसे अमेरिका कर रहा है, राइट. डेवलपिंग कंट्रीज आर ग्रुप्ड एज डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप को डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस. देखिए यहाँ पर स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, आपने जैसे देखा ना कि गोल भी हैं तो वहाँ पर डिफरेंशिएटेड गोल्स हैं अलग अलग देश के, क्योंकि है ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड गोल्स. तो जैसे अलग अलग कंट्रीज का जितनी क्षमता है अकॉर्डिंगली दे वर्क इन डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट. इन द सेम वे प्रोवाइड स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज. उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है. प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज विद लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड बिफोर दे आर रिक्वायर्ड टू फुल्ली इंप्लीमेंट द एग्रीमेंट. तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज विद लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड बिफोर दे आर रिक्वायर्ड टू फुल्ली इंप्लीमेंट द एग्रीमेंट, है ना. तो लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए उनका. फिर डेवलपिंग कंट्रीज कैन रिसीव टेक्निकल असिस्टेंस जो डेवलप्ड नेशन से मिलती है. सबसे खास बात जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो GSP है, GSP जो अमेरिका के द्वारा बहुत मदद मिलती है ना. GSP से कई बार क्या होता है लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है. अब बात आ रही व्हाट इज द इशू विद चाइना. चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अपने आप में पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत अच्छी हो गई अब. तो उससे डेवलप्ड कंट्री मान लिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज कर रहा है ओवरऑल, उस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट पूरी तरह से देखा जा रहा है. कंसीडर इटसेल्फ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री. लेकिन यदि हम इसको जो है हायर मिडिल इनकम कंट्री के तौर पे देखेंगे, जो यहाँ पर दिया गया अपर मिडिल इनकम कंट्री, तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट्स हैं पर कैपिटा देखा जाए तो चाइना डेवलपिंग में ही आता है. लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर ईयर ऑन ईयर GDP ग्रोथ है, इंडिया की ईयर ऑन ईयर GDP ग्रोथ है, उस अकॉर्डिंग अमेरिका ये कहता है कि दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग नेशन बिकॉज दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स ये देश प्राप्त कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है देखिए स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट का फायदा उठा रहा है. सो द प्रोवाइड एन एडवांटेज टू चाइना टू एक्सपैंड डोमिनेंस. और इस एडवांटेज का भी ओवर वैसे भी वो फायदा उठा रहा है और इस एडवांटेज का भी वो फायदा उठा रहा है. तो यहाँ पर जो है इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि भाई वो जो S&DT है स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट उसका भी फायदा उठा रहा है. और ओवरऑल तो आपको मैंने बताया कि 120 नेशंस के साथ इनका जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा किसी से तो चाइना के साथ. सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया पोज्ड अ क्वेरी in the World Trade Organization such as per capita income level Chinese economy belong to upper middle income. How can China be claimed to be developing countries? कैसे वो claim कर रहा है? What are the indicators which China is using to claim such status? वो ऐसे कौन से indicators बता रहा है? और यदि हम बात करें how countries are classified based on income level, तो यहाँ पर income level पर हमने बात कर ली है कि जो GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यदि बात करें तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, 1 सेकेंड, इसकी बात करें
तो इसके बिहाफ पे हम देखें तो ये इसके मैंने आपको लो इनकम इत्यादि कंट्रीज का पूरा प्रोसीजर बता दिया है। अब यदि वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन से जाए तो चाइना अपर मिडिल इनकम, और चाइना की देख लीजिए, मैंने शायद 900 बोल दिया था, $10,435 ये है चाइना का, और इंडिया का 1920। इंडिया का कितना है 1920, लगभग आप देख लीजिए 1/5 पर है इंडिया, है ना, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन तो लगभग नियरली सिमिलर है इंडिया और चाइना के, नियरली, बट चाइना इज अहेड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट बहुत ही क्लोज है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगभग इंडिया से 5 टाइम्स और मोर देन दैट, 5 गुने से ज़्यादा है, और इसीलिए क्या हो रहा है, सीधा सीधा 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द चाइनाज रेस्पॉन्स टू काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट, कि भाई वो आर्ग्यूमेंट देता है कि चाइना एक डेवलपिंग स्टेटस है, क्योंकि चाइनीज रेस्पॉन्स टू क्वेरी दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज टू रिलेटिव इन डेवलप, जब डेवलप्ड नेशंस की बात करें ना, तो जब हम अमेरिका की बात करें तो 44,000 से ज़्यादा डॉलर पर कैपिटा इनकम है। अब आप देख लीजिए चाइना की कितनी है, 10,000 है, और अदर कंट्री कतर वगैरह की देखें तो ये तो लैक्स में निकल जाता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में चाइना की कम है, वो पहला तो क्लॉज ये देता है। ऑन द होल कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लैग फार बिहाइंड इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में तो चाइना बहुत आगे है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वो एक्चुअल में लैक करता है वहाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना, तो ओवरऑल यदि बात करते हैं एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल गवर्नेंस, तो यहाँ पर कुछ इश्यू देखने को मिलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंस्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट रिमेन एविडेंट, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस, अनकोऑर्डिनेटेड, और सबसे खास बात है रिच पुअर का डिवाइड बहुत ज़्यादा है, देयर इज वाइड गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, डिफरेंट रीजन में ये सब देखने को मिलता है। सो दिस इज द रीजन वाई चाइना शोज दैट वी आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डेवलपिंग नेशन। इल इक्विप्ड है, अभी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के मामले में इतना इनोवेशन नहीं हुआ है, नो डाउट वो कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पर टेक्नोलॉजीज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग डेवलप्ड नेशन में, उस लेवल पर नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर है, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में, है ना, ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो एक मेजर शेयर रखता है, है ना, 15 to 16 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में। तो इट विल बी अनफेयर टू डिजर्विंग कंट्रीज गेट अफेक्टेड थ्रू इट्स स्टेटस। अब क्या होता है कि चाइना के पास यदि स्टेटस है ना डेवलपिंग वाला, तो चाइना बहुत से जो अदर डेवलपिंग नेशंस को फायदा होना चाहिए, चाइना इज ऑलरेडी सुपर पावर, तो फिर वाई देर इज एनी नेसेसिटी, है ना, टू बी remain in developing, because China is showing itself its hegemony and its superpower, है ना, supremeness. So China has witnessed remarkable economic and social progress since reform opening up. जब से रिफॉर्म हुए हैं तब से रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। वहीं आप अमेरिका को देखें तो दोनों, इंडिया और चाइना को, दोनों को वॉलंटरली गिव अप करना चाहिए स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट बेनिफिट्स ड्यू टू देयर रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जिस प्रकार से इन्होंने प्रोग्रेस की है, WTO मस्ट क्लैरिफाई द डिफाइन द डेवलपिंग नेशन की वो किस आधार पे हो। तो अभी ये जो इश्यू है अब चर्चा में, न्यूज़ में है कि वाई देयर शुड बी अ क्लियर कट डेफिनेशन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द वे फॉरवर्ड इज टू अडॉप्ट प्रोसीजर wherein each nation keeping its national interest in mind to make withdrawal of strategic claim S&DT benefit. Another idea जो graduation whereby as the member nation meet certain objective criteria they won't be subject to developing country status. तो कुल मिला के बात यही है कि जो है यहाँ पर क्लियर कट एक डेफिनेशन हो जिसके दायरे में ही बात की जाए। अभी हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अलायंस है ना, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 लॉन्च किया गया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। तो पहले तो बता दीजिए हु इज करंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, और इन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नीट को लॉन्च किया है, जो कि नेशनल एजुकेशन अलायंस, जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो सब मिलके और एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक नेक्स्ट लेवल पर एजुकेशन मिले। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे छोटे बच्चों के लिए स्टैम चल रहा है ना, आपने देखा होगा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड हो।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट थ्रू इम्प्लीमेंटिंग AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, है ना, AICTE जो है ना, AICTE नॉर्म्स भी होते हैं, आपने सुना होगा, वो AICTE जो है एक क्रेडिट भी देता है, रेटिंग्स भी देता है जो भी कॉलेजेस हैं उनको, है ना। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज अक्रॉस इंडिया, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल between government and private organization. It is initiative to provide use of best developed technology solution in education. जैसे आप देख रहे हैं ना आज की तारीख में जिस प्रकार से एजुटेक कंपनीज जिस तरह से इनोवेशन कर रही हैं, है ना, उसी प्रकार से सेक्टर टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, ताकि क्या हो, यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उनको लर्निंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्विक हो, है ना, पिक्टोग्राफी इमेजेस की मदद से चीज़ों को समझाना। दिस सॉल्यूशन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके लिए एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए फॉर द पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर बेटर लर्निंग आउटकम ऑफ स्किल डेवलप्ड इन द नीश एरिया। नीश का मतलब क्या होता है, जो सबसे कोर सेक्टर होता है। सो व्हाट इज नीट, आप बता देंगे आप। नीट जो है एक अलायंस है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। अब बात करें, आपने गिट हब के बारे में अभी मैंने रिसेंटली बताया था, गिट हब, इसके अलावा मैंने बुली, है ना, सूली और इस तरह के बुली बाई, ये आपने देखा ओपन सोर्स। इसको हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, है ना, अश्विन वैष्णव, उन्होंने बोला कि इसको तुरंत बंद किया जाए। मैंने आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस बताया था किस प्रकार से ये रन होते हैं, राइट। सो ओपन सोर्स ऐप बुली बाई होस्टेड ऑन वेब प्लेटफॉर्म गिटहब, है ना। गिटहब एक वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम जो विमेन हैं उनका ऑक्शनिंग एंड बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो इस प्रकार से देखा जा रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है ऑनलाइन। तो जो साइबर क्राइम, यदि मैं महिलाओं के केस में बात करूँ तो किस लेवल पर ये चीज़ें कैसे ये रोका जाए, इसके यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस और, है ना, कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। एज पर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, हम लोग यदि ट्राई की बात करें, वैसे ट्राई बहुत ही सुषुप्त चल रहा है ना, किसके मामले में, जियो नेटवर्क्स के मामले में। एयरटेल, आपने देखा होगा आजकल आप लोग कॉल कर रहे होंगे तो कॉल ड्रॉप्स बहुत हो रही हैं, बीच बीच में आवाज़ बंद हो जाती है। तो यहाँ पर कहाँ गया ट्राई, है ना। और ये 5G की बात करें, अभी 4G पर भी नेटवर्क पूरी तरह से क्रैश कर रहे हैं। सो देयर आर अराउंड 8, आज की तारीख में भारत में कितने इंटरनेट यूज़र हैं, लगभग 82.5 करोड़ यूजर्स आर देयर, है ना, इन इंडिया एंड ऑफ द मार्च 2021 की बात करें। द मिनिस्कल अमाउंट ऑफ रोग एलिमेंट, बहुत ही कम ये जो रोग एलिमेंट है अमंग दीज इंटरनेट यूजर हैव लेथल कैपेबिलिटी, उनमें बहुत ही खतरनाक कैपेबिलिटी टू क्रिएट हैवॉक इन द नेशन, वो पूरी तरह से क्या है, डिजास्टर ला सकते हैं। इट्स पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स ऑफ द सिटीजन, और ये हम लोग देख भी रहे हैं। और क्या होता है कि आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर हम लोग फोटोज डाल देते हैं और वो उसको स्क्रीनशॉट लेकर और उसका क्या कर रहे हैं, मिसयूज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर रिलक्टेंस टू फाइल केस, मेनी टाइम्स पुलिस ऑफिसर्स आर अप्रोच्ड बाय एंग्शियस पेरेंट, जो चिंतित पेरेंट हैं उनके द्वारा, है ना, जैसे मैरिज होने वाली होती है उससे पहले जो भी मेल है ना, जो भी कह सकते हैं आप, लवर कह सकते हैं, तो मैरिज से पहले कई बार क्या होता है, चिंतित माता पिता पुलिस को अप्रोच करते हैं, कई बार फेक प्रोफाइल, मॉफ्ड फोटोग्राफ, और उनको जो है मिसयूज़ किया जाता है ना, या फिर उन्हें जो है एक तरह से, है ना, एक तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है और बहुत इस तरह की पिक्चर्स को लीक करना वगैरह। तो ये सब चीज़ों के लिए फिर क्या होता है, वो पुलिस का मदद लेते हैं। अ फॉर्मर पुलिस केस इन दस नेवर लॉस, और है ना, इस प्रकार से स्टार्क रियलिटी क्या है, साइबर ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, बुलिंग, है ना। स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना, उनका क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ चल रही है ऑनलाइन वगैरह, है ना। और ह्यूमंगस इशू, बहुत से इशू हैं, है ना, आप समझ ही रहे होंगे, बहुत से, पता नहीं कितने कितने इशू, अलग अलग तरह का माइंडसेट है। सो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स शोज, है ना, इन्होंने बताया है स्टैटिस्टिक्स में दैट द टोटल साइबर क्राइम इन इंडिया 2020 वर 50,035। अब सबसे खास बात क्या है, ये तो वो नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है, कई तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। एंड दोज स्पेसिफिकली अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ 10,405, एक्चुअल में ये लैक्स में होंगे बट रजिस्टर्ड नहीं करते कई बार। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
स्टेप्स क्या हो सकते हैं, इसका प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग हो, रजिस्ट्रेशन है ना, मैग्नीट्यूड में साइबर क्राइम प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग हो और उसकी प्रॉपर एजेंसी भारत में बने, इंटरनेशनल कॉपरेशन थ्रू ट्रेटीज, और इंटरनेशनल भी जो प्रेशर है उसमें इंटरनेशनल ट्रेटीज बने, जैसे देश बायलैटरल ट्रेटीज बनाए, इंटरनेशनल कॉपरेशन थ्रू फॉर्मल ट्रेटीज और इंटरनेशनल है ना इनफॉर्मल चैनल्स हों, और सर्ट इन जो है भारत की है ना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया हैज़ बीन डूइंग कमेंडेबल जॉब इन दिस रिगार्ड, वो बहुत अच्छा काम करें। सर्टेन वैसे भी वो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जो भारत में किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट, कोई भी साइबर अटैक होता है उस केस में ये उसके लिए कैसे उसको रोके और क्या रेजोल्यूशन दे, वो सर्टेन काम करते, बहुत ही एडवांस एजेंसी है भारत। रजिस्टरिंग ए क्रिमिनल केस, और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया जाए, उसके लिए प्रॉपर लॉ लेजिस्लेशन को भी लाया जाए, अरेस्टिंग हो है ना, और यदि ये प्रोएक्टिवली काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो रोग एलिमेंट्स हैं उन पर प्रेशर या लगाम नकेल कसी जा सकेगी। अवेयरनेस हो है ना, हम लोग क्या होता है कि अवेयरनेस की कमी के चलते क्या होता है कि कई बार पहुंच नहीं पाते, बेटर पुलिसिंग, पुलिस जो है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन और इस प्रकार के कोऑपरेटिव एक्सपर्ट जो है डेडिकेटेड इस प्रकार के पुलिस में बैठाए जाएं पर पुलिस स्टेशन, स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ फॉरेंसिक लेबोरेटरी, और जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है ना उसको स्ट्रेंथन करना, ये सब जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर साइबर बुलिंग, थ्रेटनिंग जो हो रहा है, मॉर्फिंग, मूवीज पिक्चर्स की जो मॉर्फिंग हो रही है, राइट, इनको रोका जाए। और इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ साइबर एक्सपर्ट सीज, यहाँ पर देखिए लैब्स डू नॉट हैव सफिशिएंट मेंबर्स की कमी है, पुलिस में भी साइबर एक्सपर्ट्स और जो इमेजेस हैं क्लोनिंग वगैरह करने के लिए, कई बार क्या होता है इल रिस्पॉन्स जो है ना वो सबसे वर्स्ट केस है कि एक बार को अप्रोच ही नहीं करता एक आम आदमी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन फंड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और यहाँ पर साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसे फंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है ना, गिवन फंड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब फास्ट ट्रायल की यदि बात करें तो इसमें ट्रायल्स रेट भी फास्ट होनी चाहिए है ना, ब्लैकमेलिंग हो रहा है, और यदि ऐसा होगा कोर्ट्स बहुत प्रोएक्टिवली काम करेंगे, पुलिस, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने आप में, तो जरूर जो है एक पूरी तरह से इन पर नकेल कसी जा सकेगी है ना, किसी प्रकार का लैप्स नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ पर देखिए जो कंक्लूजन है, द प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग, साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग प्रॉम्प्ट हो सिटीजन के द्वारा, टेक्निकली लोग प्रोफिशिएंट हो, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एडिक्वेट हो, सपोर्ट किया जाए फॉरेंसिक के द्वारा, क्लोनिंग टाइम बाउंड कंप्लीशन हो, कोर्ट ट्रायल आर इसेंशियल फॉर कैचिंग साइबर ऑफेंडर हु आर टेरराइजिंग पीपल, जो है ना लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, स्पेशली वेमेन को है ना, क्योंकि जो एक सोसाइटी में जो इमेज है वो बहुत बड़ा फिगर होता है, और इसके कारण क्या होता है वो कई बार उन केस को जो है रजिस्टर्ड भी नहीं करते इन द वर्चुअल एज वेल एज इन द रियल वर्ल्ड। तो ये जो है आप कंक्लूजन दे सकते हैं। आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था प्रीवियस लेक्चर में कि वह कौन सा ग्रुप है जो नाटो के अगेंस्ट खड़ा किया गया था, जिस प्रकार से नाटो में एनी ऑफ द कंट्री जो 30 मेंबर्स हैं, इनिशियली कितने थे 12 थे, 30 मेंबर्स में से किसी भी मेंबर पर अटैक होता है तो वो पूरे नाटो कंट्री में माना जाएगा, यूरोपियन यूनियन प्लस यूएस, तो ये सभी देश यहाँ पर जो है शामिल है। उसी प्रकार से इस नाटो के अगेंस्ट काउंटर नाटो जो ट्रुप है वो CSTO है, और इसे अभी डिप्लॉयड किया गया है कजाकिस्तान में, जो मैं मेनली बता रहा था आपको कि रशिया और अदर, पूरा का पूरा कजाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि पूरी गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ द ऑयल क्राइसिस, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, वहाँ पर बहुत ही अलग अलग लेवल पर अलग अलग जगह स्कर्मिशेस देखने को मिल रही है ना। तो फाइनली क्या होता है, CSTO जो ट्रुप्स है, जैसे नाटो है वैसे रशिया, आर्मेनिया है ना, कजाकिस्तान, इनकी पूरी एक आर्मी है वो डिप्लॉय की गई। आप मुझे बताइए अस्ताना का नाम अभी बदल के क्या रख दिया है, कैन यू रिकॉल दैट, नूर सुल्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, और देख लीजिए, और यहाँ पर कैस्पियन सी से 5 देश जो लगते हैं वो कजाकिस्तान है, रशिया है, अजरबैजान है, और इसके बाद में ईरान है और तुर्कमेनिस्तान है, ये 5 देश है ना। आप देख लीजिए, आपको लोकेशनल क्लैरिटी होनी चाहिए, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान है, उससे नीचे तुर्कमेनिस्तान है ना, और इधर जो है भारत वाला जो है ये भारत के इंडिया के ऊपर किर्गिस्तान, और ये तजिकिस्तान, और तजिकिस्तान के नीचे जो है वो है अफगानिस्तान। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए।
अरल लेक बता दीजिए, अरल सी कहाँ पर है, ये भी किस में आती है, कजाकिस्तान में, जो पूरी तरह से ड्राई अप होने वाली है अरल सी, है ना। बेकाल लेक जो है, लेक बेकाल, वो एक्चुअल में रशिया में आती है। तो ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। और एक जो ये है बल्काश लेक, ये भी कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है दुनिया का सबसे बड़ा, उसके बाद मंगोलिया है, राइट। तो यहाँ पर जो मास्को लेड मिलिट्री अलायंस, राइट, मास्को लेड जो मिलिट्री अलायंस बना था अभी, है ना, और ये किससे संबंधित बनाया गया था, जब नाटो ने अपने ग्रुप को बनाया, आपने को मैंने ये भी पढ़ाया था किस प्रकार से जो है रशिया डिमांड कर रहा है कि नाटो, मैंने आपको कल पूरी डिमांड भी बताई थी कि रशिया ने क्या क्या डिमांड की है कि नाटो को यहाँ से हटना होगा, वहाँ से हटना होगा, राइट। तो ऑनगोइंग सिचुएशन ऑफ कजाकिस्तान, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो ये ट्रुप्स ला दिए गए हैं ताकि अनरेस्ट को कंट्रोल किया जा सके, कंटेन किया जा सके। क्यों हुआ है ये सब प्राइस राइज के कारण हुआ है, राइट। और हो सकता है कि कजाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में भी बढ़ जाए, है ना। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही, बट ऐसा होगा नहीं। लॉन्ग सीन एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, बहुत ही स्टेबल कंट्री माना जाता था सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान फेसिंग बिगेस्ट क्राइसिस करंटली। देयर इज ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ऑफ राइजिंग फ्यूल प्राइस एस्केलेटेड इनटू वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, है ना। यहाँ पर वाइड स्प्रेड अनरेस्ट हो गया है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट आर सिग्निफाइंग ए वाइडर एंड रीजन वाइड लॉन्गिंग फॉर पॉलिटिकल चेंज। यहाँ पर पॉलिटिकल चेंज की मांग हो रही है। पूरी की पूरी जो कैबिनेट में वहाँ की जो मेन पीएम वगैरह, उन्होंने रेजिग्नेशन दे भी दिया है ना। अंडर द इंक्रीजिंग प्रेशर, कजाक प्रेसिडेंट अपील फॉर रशिया एंड CSTO आर्मी टू डिप्लॉय कजाकिस्तान, ताकि वो इसे रोक सकें। CSTO ट्रुप क्या है, मैंने आपको बताया था कि इट इज आर्ग्यूड दैट डोमेस्टिक टर्मोइल कुड बी यूटिलाइज्ड बाय रशियन नेशनलिस्ट फॉर असर्टिंग देयर क्लेम ऑफ नॉर्दर्न कजाकिस्तान। आप याद रखना, आज भी रशिया का ही, आपको याद आ रहा होगा, USSR का हिस्सा था। तो यहाँ पर क्या है, बहुत से रशियन लोग रहते हैं, ऐसे ही लातविया में, ऐसे ही लिथुएनिया में, है ना। तो ये जो देश थे, इनमें आज भी रशियंस पॉपुलेशन है। और रशिया एक बार फिर चाहता है कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि आज भी व्लादिमीर पुतिन का सपना है कि एक बार फिर से USSR का जन्म हो, है ना, एक बार फिर से रीमर्जिंग हो जाए। सो CSTO इन रशियन लेड मिलिट्री अलायंस 7 फॉर्मर सोवियत स्टेट was created in 2002। 7 देशों के द्वारा ये रशियन लेड मिलिट्री अलायंस बनाया गया था नाटो को काउंटर करने के लिए। करंट CSTO मेंबर आर अर्मेनिया है ना, अजरबैजान और अर्मेनिया का इश्यू भी मैंने डिस्कस किया आपसे, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजिकिस्तान। तो यहाँ पर कौन से देश नहीं है, एक तो उज्बेकिस्तान नहीं है ना, और तजिकिस्तान नहीं, याद रखना, सॉरी, एक तो गया किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है एक, ये याद रखना है, और एक कौन सा नहीं है, उज्बेकिस्तान नहीं है, राइट। और कौन दो शामिल हैं, और बेलारूस और अर्मेनिया, ये बात याद रखना, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। अफगानिस्तान और जो सर्बिया है वो ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं CSTO में। इट्स पर्पस इज टू एंश्योर कलेक्टिव डिफेंस ऑफ एनी मेंबर दैट फेसेस एक्सटर्नल एग्रेशन, होगा तो सब पर अटैक माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए, CSTO, ठीक है। और यहाँ पर यदि बात करें आउटलाइन फंक्शन ऑफ CSTO, तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से नाटो का वर्जन है, 29 स्टेट है, 30 हो गए, है ना। यहाँ पर केवल 6 ही मेंबर है करंटली। आर्म्स ट्रेड एंड म्यूचुअल डिफेंस, एक दूसरे को मदद करेंगे, उसी तरह से जैसे किसी भी अदर कंट्री ने अटैक किया, इन पर अटैक माना जाएगा। और मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज, मल्टीलेटरल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, और इन देशों को जो है रशिया बहुत ज़्यादा डिफेंस सप्लाई करता है और चीपर रेट पर डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा नॉन प्रोलिफरेशन वेपन, CSTO ऑल्सो कोऑर्डिनेट एफर्ट टू फाइटिंग इलीगल सर्कुलेशन ऑफ वेपन्स ना हो। और ये एक तरह के क्या है, एक तरह से रशिया के डिफेंस पार्टनर के तौर पे काम करते हैं। व्हाट डज CSTO मेंबरशिप प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, एक तो बेरिंग रिलेशनशिप विद नाटो के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है, लिमिट करना है। बेनिफिट इन द आर्म इम्पोर्ट्स फ्रॉम, इसमें रशिया से इन्हें बहुत मदद मिलती है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं रशियन आर्म्स को परचेज करने में। फैसिलिटेटिंग
द मिलिट्री कॉपरेशन, एश्योरेंस अगेंस्ट मिलिट्री कॉन्केस्ट, है ना, लेकिन अभी तक ये अनक्लियर है कभी ऐसा होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कोई कजाकिस्तान पर अटैक करता है तो क्या वाकई में 6 देश जैसे आर्मेनिया है, राइट, बेलारूस है, और ये जो 6 देश है वो अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने अभी हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऊपर कुछ बेसिक डिस्कशन किया, हम थोड़ा सा और ब्रीफ में डिस्कशन और कर लेते हैं। सो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट, पंजाब पुलिस ऑफिसर्स एलिज्ड ब्रीच इन द सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ पंजाब रिसेंटली, है ना, बठिंडा से जब वो जा रहे थे। सेंटर इज प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ एसपीजी, सेंटर उन पर एक्शन लेने वाली है। दिस कुड एंटेल समनिंग ऑफ द ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल टू दिल्ली और इंस्टीट्यूटिंग सेंट्रल लेवल इंक्वायरी अगेंस्ट देम, और उन पर सेंट्रल लेवल की इंक्वायरी चलेगी जो रिस्पॉन्सिबल जितने भी ऑफिशियल्स थे। व्हाट डज एसपीजी एक्ट टू से ऑन पीएम सिक्योरिटी, यहाँ पर मैंने आपको ये सेक्शन 14 के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर लिया है। क्या है सेक्शन 14, राइट। चलिए, कैसे बनी है ये भी हमने बात कर ली है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कब कैसे बना, है ना, एक्ट कब था, बना कब है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कब बनी है ना, तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। शायद ये 2 बार रिपीट हो गया आर्टिकल। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इन हैदराबाद। ओपन रॉक म्यूजियम क्या होता है आपको पता होगा। भारत में 4 प्रकार के रॉक सिस्टम हैं, आर्कियन, द्रविडियन, पुराना रॉक सिस्टम एंड आर्यन रॉक सिस्टम। तो यहां पर हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम डिस्प्लेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, है ना, जो 3.3 बिलियन ईयर अगो टू अराउंड 55 मिलियन ईयर अगो, है ना, 65 मिलियन ईयर अगो। तो आपको याद आ रहा होगा जो इवेंट हुआ था जिसमें जो हिमालयास की उत्पत्ति होना शुरू हुआ था, है ना। कौन सा काल था बताइए, क्या आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल से इसको लिंक कीजिए, और इंडिया का जियोलॉजिकल टाइम स्केल से इसको लिंक कर सकते हैं क्या आप? और ये जो रॉक सिस्टम है मेजर, वो भारत के, है ना, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स एंड वेराइड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्लासिफाइड रॉक सिस्टम। तो देखिए ये जितने भी रॉक सिस्टम है, आर्कियन में कैसे बना, है ना, जेनेसिस एंड सिस्ट, फिर धारवाड़ सिस्टम, ये जरूर आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, मिनरल कंटेंट उसके क्या क्या थे, राइट। द्रविडियन रॉक सिस्टम क्या है, मिनरल कंटेंट क्या क्या है, तो ये जरूर आप एक बार, है ना, कुडप्पा, ये भी आपने सुना होगा, कुडप्पा की खाने आंध्र प्रदेश में है। इसमें कौन कौन से ऐसे मिनरल मिलते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, तो ये सभी हमको जो है ना एग्जैक्टली याद होने चाहिए। तो इसके लिए आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। द्रविडियन, है ना, वो साउदर्न मोस्ट पार्ट में कार्बोनिफेरस रॉक, ठीक है, फॉसिल, है ना, जैसे। और इसके अलावा यदि हम लोग मिनरल की बात करें धारवाड़ में, तो धारवाड़ में क्या क्या मिलता है देखिए, कॉपर, टिन, ग्रेफाइट, लेड और जिंक। तो यहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार की जो रॉक्स हैं उसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल हैं। विंध्यन, आपको विंध्या का गोलकुंडा और, है ना, पन्ना, यहाँ पर डायमंड मिल रहा है। आर्यन के अंदर 4 भागों में बांटा गया है इसको। आर्यन रॉक सिस्टम इन इंडिया इज फॉलोइंग 4 सब सिस्टम। गोडावन, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा आपको रिजर्व मिलेंगे, है ना, अजायब घर है ये तो पूरा, है ना, यहाँ पे बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। गोडावन रॉक सिस्टम, है ना, रानीगंज, झरिया, रीजन ऑफ झारखंड, दामोदर वैली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये जो एरिया है ना, झारखंड, यहाँ पर यूरेनियम रिच रिजर्व है। द रॉक इज नियरली 98% ऑफ कोल रिजर्व यहाँ पर मिल रहा है ना, कार्बोनिफेरस का। जुरासिक रॉक सिस्टम, फिर डेक्कन ट्रैप। तो ये आपको पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, राइट। इकोनॉमी के लिए जीएस पेपर 3 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIBs। क्या होते हैं ये? भारत में 3 बैंक, कौन कौन से? एक तो SBI, एक ICICI और एक HDFC। दीज बैंक्स आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल। इतने बड़े हैं कि यदि ये फेल हो गए तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, और इसीलिए इन 3 बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा दिया गया है। 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। ये रिलीज करता है उनके जो ओवरऑल जो अमाउंट है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके बिहाफ पर। तो स्टैंड ऑन ओन्ड मतलब जो
पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा बैंक, लेकिन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 38-40 रैंक पर आता है इसके जो टोटल एसेट वैल्यू है ना। चाइना का बैंक नंबर 1 पर है। उसी प्रकार से दूसरा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक विच आर परसीव्ड एज बैंक टू बिग टू फॉल, है ना, उन्हें किसी भी हालत में गिरने नहीं दिया जा सकता। इवन आप तो ये देखिए कि कोई भी बैंक है ना, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, कोई सी बैंक को देख लो, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उन्हें जो है फंड देकर उन्हें रोका जा सके। क्यों? क्योंकि उनका जो आपस में इंटरलिंक है उसके कारण, जिस प्रकार से लेमन ब्रदर्स जो थर्ड इंपॉर्टेंट बैंक था अमेरिका का, उसके गिरने से किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रैश देखने को मिला, उसी तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं। लेकिन ये तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक। और 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस को देखने के बाद मैनी सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक अक्रॉस वेरियस रीजन फर्दर फ्यूल फाइनेंशियल डाउनटर्न। तो वहाँ पर जब ये डाउनटर्न देखा गया तो इसको रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई कुछ स्पेशल प्रकार के प्रोविजन करेगा। सो DSIBs आर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज इकोनॉमी। इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रेस द गवर्नमेंट सपोर्ट सच बैंक। इफ सच अ बैंक फेल टू, इट वुड लीड डिसरप्शन इन द कंट्रीज इकोनॉमी। ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसमें डिसरप्शन पैदा हो सकता है। आरबीआई ने फाइनलाइज किए हैं सच बैंक आफ्टर कंसीडरिंग फैक्टर लाइक साइज, उनकी साइज के हिसाब से। तो क्या क्या बेसिस है ये देख लीजिए आप। उनकी जो साइज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी की कमी, क्योंकि कोई ऐसा रेजिलियंस आए तो कोई भी ऐसा एक झटका आए तो उसमें हो सकता है कि ये इतना रेजिलियंट न रहे, है ना। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बैंक एंड स्टेट रिपोर्ट्स, उसके बिहाफ पे फाइनलाइज करता है। स्टेट रिपोर्ट्स, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बैंक, वो आपस में कैसे बैंकों से, है ना, कनेक्टेड है। हाउ DSIBs आर डिटरमाइंड, तो यहाँ पर 2015 में आरबीआई ने रिलीज की थी ऑल DSIBs की। आप समझ गए होंगे DSIBs क्या है। डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 बकेट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और यहाँ पर इन ऑर्डर टू लिस्ट DSIBs, बैंक नीड टू हैव एसेट दैट एक्सीड, और देखिए वो बैंक जो भारत की टोटल जीडीपी का लगभग 2% या उससे ज़्यादा रखते हैं वो कहलाएंगे DSIBs। व्हाट रेगुलेशन डू दिस बैंक नीड टू फॉलो, इनको क्या क्या रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ड्यू टू देयर इकोनॉमिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस द बैंक नीड टू मेंटेन हायर शेयर रिस्क वेट असेट्स। यहाँ पर हायर शेयर रिस्क वेटेड एसेट्स जो है टायर 1 इक्विटी, मतलब कुल मिला के वो एनपीए में ना जाए, वो डूबे ना। एसबीआई सिंस इट हैज प्लेस्ड इन द बकेट 3 ऑफ DSIBs हैज टू मेंटेन एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर 1, तो इन्हें 0.60% ऑफ रिस्क टू वेटेड एसेट, है ना। तो रिस्क यदि है जिन पे, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। Such a bank fail, there would be significant disruption in the essential services they provide. बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होगा, आसपास के सारे बैंक्स धराशायी होते चले जाएंगे। टू बिग टू फेल टैग ऑल्सो इंडिकेट दैट द केस ऑफ डिस्ट्रेस द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट दीज बैंक, तो गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें सपोर्ट किया जाता है। अभी हाल ही में हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने सुना होगा, जहाँ पर जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। ये चर्चा में क्यों हुआ, क्योंकि हम चाइना ने ये बोला कि हम यहाँ पर डेडिकेटेड एक एनवॉय बैठाएंगे। एनवॉय जैसे एम्बेसडर होता है ना, वैसे इन देशों में, क्योंकि अभी चाइना इनमें निवेश भी कर रहा है, यहाँ पर अस्थिरता भी है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द अफ्रीकन लैंड एंड इंक्लूड द रीजन दैट इज द होम ऑफ कंट्री ऑफ जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। तो इनका ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये देश जो यहाँ पर है। हुज कल्चर हैज़ बीन लिंक्ड थ्रू आउट देयर लॉन्ग हिस्ट्री, उनका कल्चर पूरी तरह से प्राचीनता से डिपेंडेंट है। इट जट्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इनटू अरेबियन सी, है ना। अरेबियन सी में भी इनका मेजर ये जो पोजीशन है ना। बाब अल मंडेब, यहाँ पर वाटर स्ट्रेट है, बाब अल मंडेब। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, ओहो मैं आज शायद आपके क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे अभी याद आया, है ना। आप में से एक स्टूडेंट ने ये भी बोला था कि कुछ स्ट्रेट, वाटर स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, उनको आप लिस्ट डाउन कर दीजिए। देखिए बिल्कुल मैं आपके लिए ये काम जो है
एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट लेक्चर्स में लेकर आऊँगा। आज शायद मैं आपको वो जो क्वेरी का प्रॉमिस किया था वो शायद मैं आज ब्रेक कर रहा हूँ। रीज़न क्या है कि मुझे अभी याद आया, मैं थोड़ा एंगेज ज़्यादा था, बट डोंट वरी, मैं आपकी जो बातें हैं उसको ज़रूर करूँगा। कुछ स्टूडेंट ने ये भी बोला कि सर MCQs की भी तैयारी करवाइए 2022 के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। MCQs वाली क्लासेस भी आएंगी, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये जो है वो लोकेशन है। आज थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ आज। सो लेट मी तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपको ये इथियोपिया, इरिट्रिया, और आपको लंबे समय से पता होगा इथियोपिया के जो प्रेसिडेंट है उनको तो नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। इरिट्रिया से रिलेशन को सुधारने में जिबूती एक छोटा सा देश है, यमन अस्थिरता की कगार पे, सऊदी अरेबिया का द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है यमन को, और यहाँ पर रेबल्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ काम करें। सोमालिया, ये पूरी तरह से आपको याद आ रहा होगा, पायरेट्स जो जलदस्यु हैं, और इसके लिए हमारी नेवी जो है बहुत एक्टिवली काम करती है, केन्या। तो इस रीजन में जो है एनवॉय प्लेस करेगा चाइना। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 6 देशों के द्वारा होती है। नेवल एक्सरसाइज है US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। इंडिया उन 6 इंडो पैसिफिक नेशन में है जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज करता है। एक मल्टीलेटरल, और सबसे खास बात एंटी सबमरीन, सबमरीन्स जो होती हैं गुप्त रूप से नीचे नीचे चलती हुई और एक पता नहीं कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर जाती हैं। तो एंटी सबमरीन वारफेयर, चूंकि चाइना के पास आज की तारीख में बहुत सी सबमरीन्स है, तो यहाँ पर साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में प्रोटेक्शन के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो सी ड्रैगन इज द US led मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डिजाइंड टू प्रैक्टिस एंड डिस्कस एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स टू ऑपरेट टुगेदर इन रेस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा वाटर हाइसिंथ का, राइट। तो वाटर हाइसिंथ जो है, जिसका बायोलॉजिकल नेम कह लीजिए या जो कैरोलस लीनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दी गई थी, वो है एशोर्निया क्रेसिपेंस, और ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है, बहुत तेजी से फैलती है, और इसके कारण वाटर स्पीशीज फिशेज वगैरह भी मरने लग जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन और अपने आप को विद इन ए वीक और 2 वीक अपनी संख्या को 2 गुना कर सकती है ना। तो ये इन्वेसिव का मतलब, स्पीशीज का मतलब, इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज है, इसका मतलब क्या है कि अन्य किसी प्लांट को ये सर्वाइव नहीं करने देती। तो अर्नेकुलम कृषि विज्ञान केंद्र हैज स्टेप्ड इन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन वाटर हाइसिंथ इन्वेजन ऑफ वाटर बॉडीज की, कितना तेजी से करता है। नॉर्मली ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर हाइसिंथ डोमिनेट द वाटर बॉडीज ड्यूरिंग द जुलाई एंड अगस्त पीरियड में तेजी से बढ़ता है ये, इन टेंडेम विद द मानसून रन ऑफ वाटर एंड बिगिन टू डिके एट सैलिनिटी लेवल इन द बैक वाटर इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या है, एंड बिगिन टू डिके एट सैलिनिटी लेवल इन बैक वाटर, मतलब जैसे लेगून वगैरह झील है उसमें यदि सैलिनिटी बढ़ेगी तो ये कम होगा, है ना। मानसून रन ऑफ में ये अपने आप को बढ़ा लेते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, जुलाई से अगस्त में इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है। जो सॉल्टी वाटर है इनके लिए ठीक नहीं। अब वाटर हाइसिंथ जैसे ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं, है ना, जैसे अमरबेल वगैरह है ना, और इसको लाने वाली जो है कौन है, एक ब्रिटिश फीमेल थी, है ना, जो लेडी हेंस्टिंग, है ना। यहाँ पर देखिए 18th सेंचुरी में जो वॉरेन हेंस्टिंग है ना, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, है ना, वॉरेन हेंस्टिंग, जिन्होंने बहुत से काम किए। बताइए उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल थे। राजा राम मोहन राय का क्या रोल था, आपको याद आ रहा है, लिंक कर सकते हैं आप उससे। तो वाटर हाइसिंथ इज अ फ्री फ्लोटिंग फ्लावरिंग इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमेजन बेसिन। तो ये ओरिजिनली अमेजन बेसिन में हुआ करता था, आपको याद आ रहा होगा। पोटैटो, बताइए पोटैटो कहाँ से लाया गया, ये भारत का नहीं है, पोटैटो भी कहाँ से लाया गया, साउथ अमेरिका से, बताइए क्या लोकेशन है। सो द प्लांट इमर्ज एज थ्रेट मोस्टली केज एक्वाकल्चर एंड रिड्यूस वाटर फ्लो एंड फिश केज। ये सब के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगता है। और इस प्रकार से अलग अलग एरियाज में वाटर हाइसिंथ ग्रो ऑल टाइप ऑफ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में होते हैं। ये बांग्लादेश में इसे जर्मन वीड कहा जाता है, फ्लोरिडा डेविल कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में टेरर ऑफ बंगाल,
इंडिया में जैपनीज ट्रबल, इसी प्रकार से जो माउंट आबू नाम का हिल स्टेशन है वहाँ पर भी इस प्रकार की इन्वेसिव स्पीशीज़ फॉर ब्यूटिफिकेशन लाई गई, लेकिन वो आज की तारीख में इन्वेसिव बन गई है ना। कई सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, जैसे अमेरिका ने वीट के साथ में एक वीड दिया था, है ना, वीड बक, वो पूरी तरह से फैली हुई है आज की तारीख में। तो ये जो है अदर स्पीशीज़ को अलाइव नहीं रहने देते, और इसका इतना तेज़ी से बढ़ने का देखिए क्या बोल रहा है, विद इन 2 वीक ये डबल हो जाती है, इतना तेज़ी से रैपिडली, है ना। रिप्रोडक्शन सिस्टम इन द वाटर हाइसिंथ दोनों हैं, याद रखना, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, जो जनरल साइंस में हम पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू हो सकता है, एसेक्सुअल में बडिंग की मदद से हो जाता है, और इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो है 28 से 30 डिग्री यदि पानी का टेम्परेचर है, 6.5 टू 8.5 सैलिनिटी तक ठीक है। सैलिनिटी ज़्यादा हो गई तो फिर ये जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता। महाकाली रिवर आपको याद आ रहा होगा, ज्योग्राफी में नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है, और यहाँ पर हम एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज ओवर महाकाली रिवर एट धारचूला इंडिया एंड धारचूला नेपाल, वहाँ पर ये बना रहे हैं, है ना। इंडिया और नेपाल का जो आपको याद आ रहा होगा ना, काला पानी एरिया में हमारा जो विवाद चल रहा था वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया। रिवर महाकाली एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, और ये दोनों को ना सेपरेट करती है। काली को शारदा, है ना, ऑल्सो नोन एज काली शारदा। रिवर महाकाली इज हिमालयन कैचमेंट ऑफ घग्गर सब बेसिन एंड लार्ज गंगा बेसिन, और फाइनली ये गंगा रिवर बेसिन में मिलती है। काला पानी एक ट्रांस हिमालयन रीजन है। रिवर अल्टीमेटली ड्रेन द रीजन थ्रू तराई प्लेन, और ये तराई प्लेन में जाती है फाइनली गंगा में। तो द लार्ज पार्ट ऑफ कैचमेंट एरिया ऑफ महाकाली लाइज इन उत्तराखंड में है, रेस्ट इन नेपाल। तो ये जो बॉर्डर है ना नेपाल और उत्तराखंड का, वो इसी से बना है। रिवर महाकाली ऑफर्स पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी, और रिवर ऑल्सो प्रपोज्ड एज सोर्स ऑफ वन ऑफ द मैनी प्रोजेक्ट इन हिमालयन कॉम्पोनेंट इन द रिवर इंडियन रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। उस पर बहुत से प्रोजेक्ट जो है बनाने की संभावनाएं भी हैं, इसमें कैपेसिटी भी है इस रीजन में। अभी हाल ही में एक और बात आई, ई डीएनए का मतलब होता है एनवायरमेंटल डीएनए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एनवायरमेंटल डीएनए। क्या मतलब है इसका? देखिए, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में हमारे जो फिकल्स होते हैं, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, हम लोग जो ब्रेथ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें भी कई डीएनए एनवायरमेंट में चले जाते हैं, और इन एनवायरमेंटल डीएनए का पूरा जब सीक्वेंसिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम बहुत सी स्पीशीज क्या इस लोकेशन की नेटिव है या नहीं है। मतलब समझा, जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्पीशीज है और वो प्लांट की है, और वो उस पर्टिकुलर एरिया की नहीं है, वहाँ उसे कहीं और से लाया गया, तो क्या उसके डीएनए और उसका सीक्वेंसिंग करेंगे तो वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इन द सेम वे, 2 independent studies have found that DNA floating in the air or even water, पानी में भी तो जा सकता है ना, जो वाटर प्लांट्स हैं या स्पीशीज एनिमल है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसकी मदद से क्या है, डीएनए जो फ्लोट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डीएनए जो हमें मिल रहे हैं, उनकी मदद से बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, सीक्वेंसिंग ऑफ ई डीएनए एंड वाटर सैंपल से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, उनका पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, जो एड्स को पता लगाने की सबसे एडवांस मेथोडोलॉजी है, उसका प्रयोग करके लास्ट स्टेप तक डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। देन हम कंपेयर कर सकते हैं सीक्वेंसिंग रिजल्ट टू द सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफाई एनिमल, जिससे हम उसको कंपेयर करें जिस एनिमल से कि वो पाया जाता है नहीं पाया जाता, और इससे हम पोटेंशियली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में। और इन फाइंडिंग से हम क्या मिलेगा हमें, हेल्प टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन ऑफ एनिमल कम्युनिटीज एंड डिटेक्ट द स्प्रेड ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज, कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि कैसे नॉन नेटिव स्पीशीज वहाँ पर स्प्रेड हुई, है ना। तो ये सब पता लगाने के लिए एनवायरमेंटल डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, यस और नो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, ई डीएनए। तो इससे एक्यूरेट डेटा, पॉपुलेशन सेंसस वगैरह का पता लगाया जा सकता है। फाइनली हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? केरला और तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑफिशियली लॉन्च
ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसका शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर इट्स ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड इंटरवेंशन। यहाँ पर जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है फॉर इट्स ट्राइबल एम्पावरमेंट इंटरवेंशन, उन्होंने जो इंटरवेंशन किया है अभी, है ना, शुगर केन का, उसको उन्होंने सराहा है ना, यहाँ की जो ऑफिशियल्स हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। हमें ये पता होना चाहिए अन्नामलाई रिजर्व है कहाँ। इसका नाम अभी इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। 2008 में क्या हुआ था, इट बिकेम द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंड प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च हियर। ये तमिलनाडु में भी है, अन्नामलाईज, और केरला तमिलनाडु दोनों में है ना। तो अन्नामलाईज तमिलनाडु के पोर्शन में है ये, और केरल में भी। इट लाइज साउथ ऑफ द पलक्कड़ गैप, ये पलक्कड़ गैप के साउथ में इन द साउथ वेस्टर्न घाट में मिलता है। तो ये इसकी लोकेशन आप जियोग्राफिकली देखिए जरूर, है ना। और यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, राइट, एनुअल रेनफॉल कितना है। इस प्रकार से जब भी कोई चीज़ करंट अफेयर में आती है तो आप उसको जियोग्राफिकली मैपिंग वाइज उसको लोकेट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। दिस शुड बी योर टास्क, यस और नो। तो जरूर आप एक बार ऐसे पेपर को देख लीजिए। और आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। जो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, है ना। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। वन मोर पॉइंट, MCQs जो करंट अफेयर्स के हैं वो मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर फॉर प्रीलिम्स 2022 वो लेकर आता हूँ, और साथ ही साथ सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लेकर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द कैटलिस्ट, थैंक यू सो मच।